नमस्कार। अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो जहन में बस राजा महाराजा और उनकी लड़ाइयां ही आती हैं, है ना? हाँ, ये बात तो है। लेकिन असल कहानी तो कहीं ज्यादा गहरी है। ये सभ्यताओं के बनने बिगड़ने की कहानी है, समाजों के बदलने की, नए नए विचारों के पनपने की। बिल्कुल। एक तरह से ये अपनी जड़ों को, अपनी बुनियाद को टटोलना है कि भाई आज हम जहां हैं, जैसे हैं, वो कैसे बने। इसके सारे सूत्र तो अतीत में ही छिपे हैं। सही कहा। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनसे हम ये सब जानते हैं, वो हमें भारत के बहुत ही पुराने, मतलब एकदम शुरुआती दौर में ले जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं से शुरू होकर विशाल मौर्य साम्राज्य के उदय तक। हाँ। तो आज की इस गहरी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि भारत की नींव कैसे रखी गई, शुरुआती समाज का ढांचा कैसे बना, और हाँ, वो कौन सी खोजें थी, कौन से विचार थे जिन्होंने इस पूरी कहानी को शक्ल दी। और ये जानना भी जरूरी है कि ये जानकारी हमें मिली कहाँ से। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें तो है नहीं, ये तो जमीन से निकली हुई हकीकतें हैं। हाँ, इसकी भी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। सोचिए जरा, 1863 की बात है। तमिलनाडु में एक जगह है पलावरम। वहां रॉबर्ट ब्रूस फूट नाम के एक भूविज्ञानी थे। उन्हें पत्थर की बनी एक हाथ की कुल्हाड़ी मिली। अच्छा। और वो भारत में इंसानी अतीत का पहला, मतलब पहला ठोस पुरातात्विक सबूत माना जाता है। बस वहीं से एक सिलसिला शुरू हो गया, भारत के प्राचीन इतिहास को जमीन खोदकर बाहर निकालने का। और फिर इसमें सर अलेक्जेंडर कनिंघम का योगदान तो बहुत ही अहम है। हाँ। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई उन्हीं की कोशिशों से बना। हाँ, एएसआई। और उन्होंने सांची, सारनाथ जैसी कितनी जगहों पर खुदाई करवाई। वहां से जो स्तूप मिले, शिलालेख मिले, सिक्के मिले, इन सब ने मिलकर इतिहास के उन पन्नों को फिर से खोल दिया जो कहीं गुम हो गए थे। तो साफ है कि आज हम जो भी बात करेंगे वो इन्हीं खोजों और अध्ययनों पर आधारित है। तो चलिए अब सीधे उस दौर में चलते हैं जब इंसान लिख नहीं रहा था, सिर्फ जी रहा था। प्रागैतिहासिक काल। हाँ, वो समय जब इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर था। इसे समझने के लिए हम इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है पुरा पाषाण काल, यानी पुराना पत्थर युग। ये आज से हजारों साल पहले शुरू हुआ और करीब 9000 ईस्वी पूर्व तक चला। हजारों साल? तो इस लंबे दौर में जीवन कैसा रहा होगा? जाहिर है लोग शिकारी रहे होंगे, कंदमूल वगैरह इकट्ठा करते होंगे। बिल्कुल, गुफाएं ही उनका घर थीं। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं ना, हाँ। वहां उन आदि मानवों के बनाए शैल चित्र आज भी मिलते हैं। हाँ, देखे हैं मैंने, कमाल के हैं। और उनके औजार वो मोटे अनगढ़ पत्थरों के होते थे। लेकिन इसी दौर की एक बहुत बड़ी मतलब क्रांतिकारी खोज थी हाँ आग। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। बिल्कुल, आग से न सिर्फ जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली, बल्कि भोजन पकाने का तरीका भी आ गया। जिंदगी थोड़ी आसान हुई। फिर आया मध्य पाषाण काल, करीब 9000 ईस्वी पूर्व के आसपास। यहाँ क्या नया हुआ? यहाँ पत्थर के औजार थोड़े बेहतर हुए, छोटे और नुकीले हो गए। इन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ वो था पशुपालन। अच्छा, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। हाँ, इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना सीखा। ये शिकारी जीवन से थोड़ा आगे बढ़ने का मतलब एक तरह से पहला कदम था। कुछ जगहों पर हमें झोपड़ियों जैसे अस्थायी घरों और कब्रों के भी सबूत मिलने लगते हैं। और इसके बाद आया नवपाषाण काल, करीब 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। इसे तो अक्सर एक क्रांति कहा जाता है। क्यों भला? इसे क्रांति कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि यहीं से खेती की शुरुआत हुई। ये बहुत बड़ी बात थी। अब इंसान सिर्फ भोजन ढूंढने वाला नहीं रहा, वो उसे उगाने लगा। मतलब फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया। एकदम सही। और पशुपालन भी अब बड़े पैमाने पर होने लगा। वो मुख्य काम बन गया। इसके नतीजे बहुत गहरे हुए। अब लोग एक जगह टिक कर रहने लगे, स्थायी गांव बसने लगे। और गांव बसे तो और भी नई चीजें आई होंगी। बिल्कुल, मिट्टी के बर्तन बनने लगे, अनाज पीसने के लिए चक्कियों का इस्तेमाल होने लगा। जिंदगी ज्यादा स्थिर हो गई। तो असल में खेती ने सिर्फ पेट नहीं भरा, इसने समाज की पूरी बुनियादी बदल दी। यहीं से शायद संपत्ति का विचार आया होगा, गांव बने, एक सामाजिक व्यवस्था की जड़ें पड़ी होंगी। इसके सबूत कहाँ-कहाँ मिले हैं भारत में? इसके कई अहम सबूत हैं, जैसे कश्मीर में बुरझोम, बिहार में चिरांद और आज के पाकिस्तान में मेहरगढ़। ये जगहें दिखाती हैं कि भारत की ग्रामीण संस्कृति की शुरुआत कैसे हुई। पत्थर के औजारों से खेती और गांव तक। वाकई ये सफर तो कमाल का है। लेकिन इसके ठीक बाद भारत की धरती पर कुछ ऐसा हुआ
जिसने दुनिया को हैरान कर दिया वो था शहरों का बसना। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। हाँ, लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच ये सभ्यता फली फूली और ये भारत की पहली शहरी सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत जो आज भी हमें चौंकाती है वो है इसका बेहतरीन नगर नियोजन। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। कहते हैं शहर बिल्कुल प्लानिंग से बसाए गए थे, ग्रिड पैटर्न पर। सड़कें सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, घर पक्की ईंटों के, और वो ड्रेनेज सिस्टम, पानी की निकासी का इंतजाम तो कमाल का था। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार इसी का एक उदाहरण है। हाँ, ग्रेट बात। और सिर्फ मोहनजोदड़ो ही नहीं, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ऐसे कितने ही विकसित शहर थे उस जमाने में। और उनकी संस्कृति, पूजा पाठ, रहन सहन कैसा था? हमें वहां से मातृदेवी की मूर्तियां मिली हैं और कुछ मोहरों पर पशुपति जैसी आकृति भी मिली है, जिससे उनके धार्मिक विश्वासों का अंदाजा लगता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो लगता है व्यापार खूब होता था, लेकिन सिक्के नहीं थे, चीजों का लेन देन होता था, मतलब विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम। लेकिन फिर इतनी तरक्की करने वाली सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? और उनकी वो लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ये बड़े रहस्य हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इसके पतन का कोई एक पक्का कारण आज तक पता नहीं चला है। विद्वान अलग अलग वजहें बताते हैं। हो सकता है जलवायु में कोई बड़ा बदलाव हो या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो। कुछ लोग बाहरी हमलों की भी बात करते हैं। और वो लिपि? हाँ, उनकी वो चित्रात्मक लिपि, उसमें न जाने क्या क्या राज छिपे हैं। वो आज भी हमारे लिए एक पहेली है। सोचिए, अगर वो पढ़ ली जाए तो शायद इतिहास की कितनी नई परतें खुल जाएं। सिंधु घाटी के शहरों के बाद भारत के इतिहास ने क्या मोड़ लिया? इसके बाद आता है वैदिक काल। इसका समय मोटे तौर पर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये वो दौर था जब वेदों की रचना हुई और भारत की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की शुरुआती शक्ल बनी। इसे भी हम आसानी के लिए दो हिस्सों में देखते हैं, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो पहले ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। ये कब से कब तक था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक? हाँ, लगभग यही समय। तो यहाँ का जीवन कैसा था? क्या सिंधु सभ्यता के शहरों जैसा ही था या बिल्कुल अलग? नहीं, काफी अलग था। ये लोग जिन्हें आमतौर पर आर्य कहा जाता है, ये मुख्य रूप से पशुपालक थे। इनका जीवन कबीलों में बटा हुआ था और ये लोग सप्त सिंधु यानी 7 नदियों के इलाके में बसे थे, जो मुख्यतः सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। अच्छा, मतलब शहरी नहीं, ज्यादा ग्रामीण और कबीलाई। बिल्कुल। और उनका धर्म भी उस समय अपेक्षाकृत सरल था। वो प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक देवताओं की पूजा करते थे, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। इनकी स्तुति में मंत्र रचे गए। और समाज कैसा था? क्या वर्ण व्यवस्था यहीं से शुरू हुई? देखिए, वर्ण व्यवस्था का एक बहुत ही शुरुआती और लचीला रूप यहाँ दिखता है, लेकिन वो कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। मतलब कोई कठोर जातिवाद जैसा नहीं था। महिलाओं की स्थिति भी काफी अच्छी थी। उन्हें पढ़ने लिखने का, यज्ञों में भाग लेने का अधिकार था। और राजनीति, राजा वगैरह होते थे? हाँ, लाजा कबीले का मुखिया होता था, लेकिन कई बार उसका चुनाव भी होता था और फैसले लेने में सभा और समिति जैसी संस्थाएं मदद करती थीं। इस दौर का सबसे प्रमुख बल्कि एकमात्र ग्रंथ जो हमें मिलता है वो ऋग्वेद है। लेकिन फिर उत्तर वैदिक काल में जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक चला, इसमें कहते हैं बड़े बदलाव आए। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, यहाँ तस्वीर काफी बदल जाती है और इसका एक बड़ा कारण था लोहे का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। लोहे से बेहतर हथियार बने और खेती के लिए मजबूत औजार भी। इससे कृषि मुख्य पेशा बन गई। अच्छा, लोहे ने इतना फर्क डाला? हाँ, और अब लोग गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़े और वहां स्थायी रूप से बसने लगे। जब जीवन स्थिर हुआ तो समाज और धर्म भी ज्यादा जटिल होते गए। किस तरह के बदलाव आए? धर्म में, समाज में? धर्म में नए नए देवता जुड़ गए, यज्ञ बहुत बड़े और खर्चीले हो गए, कर्म कांडों का महत्व बहुत बढ़ गया। सामाजिक स्तर पर देखें तो जो वर्ण व्यवस्था पहले लचीली थी, वो अब जन्म पर आधारित और कठोर होने लगी। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाजन पक्का हो गया। हाँ, ये विभाजन स्पष्ट हो गया और धीरे धीरे जातियां भी उभरने लगी। राजनीतिक रूप से भी बदलाव आया। राजा का पद अब खानदानी मतलब वंशानुगत हो गया
और छोटे छोटे कबीलाई राज्य यानी जन मिलकर बड़ी क्षेत्रीय राज्य बन गए, जिन्हें जनपद कहा जाने लगा। और महिलाओं की स्थिति? दुख की बात है कि इसी दौर में महिलाओं और शूद्रों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति में गिरावट आई। उनके अधिकार कम हो गए। साहित्य की बात करें तो ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी इसी काल में रचे गए और प्रचलित हुए। आपने वेदों का जिक्र किया, जरा संक्षेप में बताएंगी कि ये चारों वेद किस बारे में हैं? जरूर। देखिए, ऋग्वेद में तो देवताओं की प्रशंसा में सूक्त या मंत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियां और मंत्र दिए गए हैं। सामवेद के मंत्रों को गाया जाता था। इसे भारतीय संगीत का सबसे पुराना स्रोत भी मानते हैं। अच्छा, सामवेद मतलब संगीत? हाँ, और अथर्ववेद में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं, जैसे चिकित्सा, कुछ हद तक जादू टोना भी, और साथ ही कुछ गहरे दार्शनिक विचार भी इसमें मिलते हैं। और वेदों के अलावा पुराण और स्मृतियां भी हैं? हाँ, इनके अलावा पुराण हैं जिनकी संख्या आमतौर पर 18 मानी जाती है, और स्मृतियां हैं जैसे मनुस्मृति। ये बाद के समय में रची गईं, लेकिन ये भी हिंदू परंपरा का बहुत अहम हिस्सा बनी। तो उत्तर वैदिक काल आते आते धर्म और समाज काफी जटिल हो गए थे, कर्मकांड बढ़ गए थे। क्या इसी के रिएक्शन में, मतलब प्रतिक्रिया में, नए विचारों और आंदोलनों का जन्म हुआ? बिल्कुल सही। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यही हुआ। ये जो कर्मकांड बढ़ रहे थे, यज्ञों में पशुओं की बलि दी जा रही थी और जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर हो गई थी, इन सब के खिलाफ एक तरह की बेचैनी पैदा हुई। इसी माहौल में श्रमण परंपरा उभरी। इसमें कई नए विचारक और संप्रदाय सामने आए, जिन्होंने स्थापित वैदिक मान्यताओं को चुनौती दी। और दिलचस्प बात यह है कि इस नई सोच को लीड करने वाले 2 सबसे बड़े नाम, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। तो पहले जैन धर्म की बात करते हैं। महावीर स्वामी। जैन परंपरा मानती है कि महावीर स्वामी जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व, मृत्यु 527 ईसा पूर्व, 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब वो महान लोग जो धर्म का रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। अहिंसा परमो धर्मा। हाँ, और ये अहिंसा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के लिए थी। इसके अलावा सत्य बोलना, चोरी न करना, अस्तेय, जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना, अपरिग्रह और अपनी इंद्रियों को वश में रखना, ब्रह्मचर्य, ये उनके मूल सिद्धांत थे। उन्होंने तपस्या पर भी काफी जोर दिया। और गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म, उनका रास्ता क्या था? गौतम बुद्ध जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व, मृत्यु 483 ईसा पूर्व, ने जीवन में दुख को बहुत करीब से देखा और फिर वो उसके कारण और उससे मुक्ति की खोज में निकल पड़े। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि इच्छाएं ही सारी दुखों की जड़ हैं। इच्छाएं, हाँ। और इनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता सुझाया। मतलब ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबो और ना ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दो, बीच का रास्ता अपनाओ। मध्यम मार्ग। सुनने में बहुत प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, और दुख से निकलने का रास्ता उन्होंने अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताया। इसमें 8 बातें हैं: सही समझ, सही इरादा, सही बोली, सही कर्म, सही जीवन यापन, सही कोशिश, सही सजगता और सही ध्यान। और उनके 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन की बिल्कुल नींव है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख को खत्म किया जा सकता है और उसे खत्म करने का एक रास्ता है। तो ये 2 प्रमुख धाराएं तो थी ही। क्या इनके अलावा भी उस दौर में कोई और धार्मिक विचार पनप रहे थे? हाँ, बिल्कुल। ये वो समय भी था जब शिव को मानने वाले शैव मत और विष्णु को मानने वाले वैष्णव मत भी धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। ये आगे चलकर हिंदू धर्म की बहुत बड़ी शाखाएं बने। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत में बाहर से भी विचार और धर्म आ रहे थे। अच्छा। जैसे माना जाता है कि 1ली सदी में ईसाई धर्म भारत पहुंचा, 7वीं सदी में इस्लाम का आगमन हुआ और पारसी धर्म तो शायद और भी पहले 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही ज़रथुस्त्र के अनुयायियों के साथ आ गया था। तो मतलब एक तरफ तो ये दार्शनिक और धार्मिक मंथन चल रहा था और दूसरी तरफ राजनीतिक नक्शा भी तेजी से बदल रहा था। हम अब महाजनपदों के युग में आ गए हैं। एकदम सही। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उत्तर भारत में छोटे छोटे कबीलाई राज्यों की जगह बड़े संगठित राज्यों ने ले ली थी। इन्हीं को महाजनपद कहा गया।
बौद्ध और जैन ग्रंथों में हमें ऐसे 16 महाजनपदों की लिस्ट मिलती है। 16 महाजनपद, इनमें से कुछ खास नाम कौन से थे? और क्या इनमें आपस में बनती नहीं थी, मतलब लड़ाई झगड़ा चलता रहता था? हाँ, इनमें कुछ प्रमुख नाम थे काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, अवंती और भी कई थे। कुल 16 गिने जाते हैं। और हाँ, इनमें अपना दबदबा कायम करने और अपने इलाके को बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष चलता रहता था। ये सत्ता के लिए एक तरह की जबरदस्त खींचतान का दौर था। और इस खींचतान में आखिरकार एक महाजनपद सबसे आगे निकल गया, मगध। वो क्यों इतना ताकतवर बन गया? मगध के इस उभार के पीछे कई वजहें थीं। एक तो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, गंगा के मैदान में था तो जमीन उपजाऊ थी और नदियों से घिरा होने के कारण सुरक्षित भी था। अच्छा। दूसरे, दक्षिण बिहार का इलाका जो मगध में ही था, वहां लोहे के बड़े भंडार थे। इससे उन्हें मजबूत हथियार और खेती के औजार बनाने में बहुत मदद मिली। तीसरे, उनकी सेना बहुत तगड़ी थी, खासकर उनके पास बहुत सारे हाथी थे जो उस जमाने में लड़ाई में बड़ा फर्क पैदा करते थे। हाथी? हाँ, वो तो टैंक जैसे रहे होंगे उस समय। बिल्कुल। और साथ ही मगध को कई महत्वाकांक्षी और काबिल शासक भी मिले। इन सब चीजों ने मिलकर मगध को सबसे शक्तिशाली बना दिया। तो मौर्य साम्राज्य, जिसके बारे में हम सब ने सुना है, उससे पहले मगध पर किन बड़े वंशों ने राज किया? मौर्यों से ठीक पहले मगध पर शासन करने वाले शुरुआती वंशों में हर्यक वंश का नाम आता है, जिसके राजा बिंबिसार और अजातशत्रु थे। ये लगभग 544 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। हर्यक वंश। हाँ, इनके बाद शिशुनाग वंश आया, जिसने एक और शक्तिशाली महाजनपद अवंती को मगध में मिला लिया। ये करीब 413 ईसा पूर्व तक रहे। और फिर आया नंद वंश। नंद वंश, इनके बारे में तो काफी कहानियां हैं। हाँ, नंद शासक अपनी बहुत बड़ी सेना और बेहिसाब दौलत के लिए मशहूर थे। कहते हैं बहुत धन था उनके पास, लेकिन शायद वो जनता में उतने लोकप्रिय नहीं थे। और इन्हीं नंदों को हटाकर फिर मौर्य वंश की शुरुआत हुई, जिसने भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा किया। बिल्कुल। नंद वंश के जो आखिरी शासक थे, धनानंद, उन्हें हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी चाणक्य की मदद से लगभग 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की नींव रखी। और ये सिर्फ मगध का राज्य नहीं था, ये एक विशाल साम्राज्य की शुरुआत थी। इसने पहली बार भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ला दिया। हाँ, एक राजनीतिक एकता स्थापित की। सही। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार और फिर बिंदुसार के बेटे अशोक महान ने इस साम्राज्य को और भी बुलंदियों पर पहुंचाया। तो ये थी हमारी आज की यात्रा। कहाँ पत्थर के वो बेडौल से औजार और कहाँ ये इतना बड़ा संगठित साम्राज्य, गुफाओं से निकलकर इतने सुनियोजित शहर, सरल कबीलाई जीवन से निकलकर इतनी जटिल सामाजिक व्यवस्थाएं और इतने गहरे दार्शनिक विचार। वाकई कितना कुछ बदल गया इन हजारों सालों ने। हाँ, हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी शुरुआतें आगे चलकर कितने बड़े बदलावों की नींव रखती हैं। शिकार से खेती, फिर गांव, फिर शहर, फिर सरल सी धार्मिक मान्यताएं थी, उनसे जटिल कर्मकांड बने और फिर उनके जवाब में नए दर्शन आए। छोटे छोटे कबीले थे, उनसे महाजनपद बने और फिर एक विशाल साम्राज्य खड़ा हो गया। हर दौर ने आने वाले समय के लिए कुछ न कुछ विरासत छोड़ी है। और ये पूरी कहानी हम तक पहुंची कैसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट और अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे लोगों की मेहनत से, जिन्होंने जमीन के नीचे दबे हुए सुरागों को जोड़ा और अतीत की इस तस्वीर को हमारे सामने लाकर रख दिया। ये बात याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो हमारे पैरों के नीचे, हमारी जमीन में भी दबा हुआ है। बिल्कुल, ये सचमुच हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और ये समझने में मदद करता है कि आज हम जो कुछ भी है, उसकी उलझी हुई डोर कहीं ना कहीं अतीत से ही जुड़ी हुई है। तो इस पूरी पड़ताल के आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो इन्हीं स्रोतों से निकला है, पर हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, जैसे कि सिंधु घाटी की वो लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। सोचिए, अगर वो कभी पढ़ ली गई तो क्या वो हमारे इतिहास की पूरी समझ को ही बदल कर रख देगी? या फिर आज से लगभग 2500 साल पहले बुद्ध और महावीर ने जिन सिद्धांतों की बात की थी, अहिंसा, मध्यम मार्ग, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा न करना, आज की इस तेज रफ्तार, भागदौड़ और अक्सर टकराव से भरी दुनिया में उनकी क्या अहमियत हो सकती है? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं
और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।